जंगल में पहली मुलाकात। घने जंगल में तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थीं। आरव पूरी रफ्तार से उस सफेद कपड़ों वाली लड़की के पीछे दौड़ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, अगर यह अन्या है तो आज 10 साल इंतजार खत्म हो जाएगा। पीछे पीछे आरोही और कबीर भी दौड़ रहे थे। आरोही ने आवाज लगाई, आरव रुकिए, यह जाल भी हो सकता है। लेकिन आरव के कदम नहीं रुके। कुछ दूर जाकर वह लड़की अचानक एक पुराने मंदिर के सामने रुक गई। मंदिर पूरी तरह खंडहर बन चुका था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आरव धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। कांपती आवाज में बोला, अन्या। लड़की ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत भी थी। उसने आरव को ध्यान से देखा और पूछा, आप कौन हैं? यह सुनते ही आरव के चेहरे की सारी उम्मीद जैसे टूट गई। उसने जेब से चांदी की चेन निकाली। इसे पहचानती हो? लड़की की नजर चेन पर पड़ी। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल शांत हो गई। अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हुआ। उसके सामने बचपन की धुंधली यादें चमकने लगीं। एक छोटा सा घर, एक लड़का उसे झूला झूला रहा है, और कोई आवाज बार बार कह रही है, अन्या, मेरे पीछे मत भागो। लड़की ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद आ रहा है। इतने में धाय एक गोली मंदिर के पत्थर से टकराई। सब चौंक गए। महेंद्र राठौड़ के हथियारबंद लोग चारों तरफ से जंगल में फैल चुके थे। महेंद्र दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आरव, अगर अपनी बहन को बचाना है तो पहले खुद को बचाओ। आरव तुरंत लड़की और आरोही को मंदिर के टूटे हुए स्तंभ के पीछे ले गया। कबीर ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। चारों ओर अफरातफरी मच गई। उसी दौरान लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अनबी कहते हैं, लेकिन जब आपने अन्या कहा तो पता नहीं क्यों दिल रोने लगा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा कि वह अपनी बहन के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन तभी महेंद्र ने जोर से ताली बजाई। जंगल के दूसरी ओर से एक और लड़की बाहर आई। उसके गले में भी बिल्कुल वैसी ही चांदी की चेन थी। महेंद्र हंसत, अब बताओ आरव, तुम्हारी असली बहन कौन है? आरव, आरोही और कबीर स्तब्ध रह गए। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी। असली अन्या कौन? जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। आरव की नजर दोनों लड़कियों पर टिक गई। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी। दोनों के गले में वही चांदी की चेन। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। महेंद्र राठौड़ जोर से हंसा। आरव, 10 साल से जिस बहन को ढूंढ रहे हो, आज वह तुम्हारे सामने खड़ी है। लेकिन सवाल यह है, असली अन्या कौन है? आरोही ने दोनों लड़कियों को ध्यान से देखा। उसे लगा कि उनमें से एक की आंखों में बार बार मदद की गुहार दिखाई दे रही थी। महेंद्र ने अपनी घड़ी की ओर देखा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर गलत लड़की को चुन लिया तो सही लड़की हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। आरव के माथे पर पसीना आ गया। उसने पहली लड़की से पूछा, तुम्हें बचपन की कोई बात याद है? लड़की ने सिर झुका लिया। नहीं। फिर उसने दूसरी लड़की की ओर देखा। और तुम्हें? दूसरी लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे सिर्फ इतना याद है कि कोई मुझे हर जन्मदिन पर लाल रंग का गुब्बारा लाकर देता था। यह सुनते ही आरव की आंखें भर आईं। अन्या को बचपन से लाल गुब्बारे बहुत पसंद थे। लेकिन महेंद्र फिर मुस्कुराया, इतनी जल्दी फैसला मत करो।
यह बात मेरे लोग भी उसे सिखा सकते थे। आरव फिर उलझ गया। उसी समय आरोही की नजर पहली लड़की के हाथ पर गई। उसकी कलाई पर बचपन का एक छोटा सा जला हुआ निशान था। आरोही ने धीरे से आरव के कान में कहा, क्या अन्या के हाथ पर ऐसा कोई निशान था? आरव कुछ पल सोचता रहा। फिर उसकी आंखें फैल गईं। हाँ, दिवाली पर फुलझड़ी से उसका हाथ जल गया था। आरव धीरे धीरे पहली लड़की की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, अन्या। लड़की की आंखों से भी आंसू बहने लगे। लेकिन उसी क्षण धाय एक गोली चली। गोली आरव के कंधे को छूती हुई निकल गई। आरोही चीख उठी। आरव। महेंद्र जोर से हंसा। मैंने कहा था न, यह सिर्फ शुरुआत है। उसी समय जंगल के चारों ओर से दर्जनों हथियारबंद लोग बाहर आ गए। आरव घायल था। कबीर की गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं और दोनों लड़कियां दुश्मनों के बीच खड़ी थीं। अब लड़ाई सिर्फ अन्या को पहचानने की नहीं, उसे जिंदा बचाकर ले जाने की भी थी। खून का रिश्ता जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। धाय धाय धाय। आरव ने घायल कंधे को पकड़ लिया। खून उसकी शर्ट पर फैलने लगा था, लेकिन उसकी नजर अभी भी उस लड़की पर थी जिसकी कलाई पर बचपन वाला जला हुआ निशान था। आरोही तुरंत उसके पास पहुंची। आरव, आपको इलाज की जरूरत है, आरव ने दर्द छिपाते हुए कहा। पहले अन्या को यहाँ से निकालना होगा। महेंद्र राठौड़ ने अपने आदमियों को इशारा किया। दर्जनों हथियार उनकी ओर तान दिए गए। हथियार नीचे रख दो, आरव। यह जंगल मेरा है। कबीर ने आखिरी मैगजीन चेक की। उसके पास बहुत कम गोलियां बची थीं। उसी समय पहली लड़की अचानक आरव की ओर भागी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन जब आपने मुझे अन्या कहा तो ऐसा लगा जैसे कोई खोई हुई याद वापस लौट आई हो। आरव ने उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो उसे बचपन की अन्या में दिखाई देती थी। लेकिन तभी दूसरी लड़की चीख उठी, झूठ मत बोलो। तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। आरोही चौंक गई। उसे महसूस हुआ कि दूसरी लड़की जरूरत से ज्यादा अभिनय कर रही है। महेंद्र मुस्कुराया। देखा आरव, भावनाएं इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती हैं। अचानक जंगल के ऊपर एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। महेंद्र के आदमी कुछ पल के लिए विचलित हो गए। कबीर ने मौका देखकर धुआं फैलाने वाला स्मोक कैनिस्टर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं से भर गया। सब नीचे झुको, कबीर चिल्लाया। आरव ने पहली लड़की का हाथ पकड़ा और आरोही के साथ मंदिर के पीछे बने पुराने रास्ते की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से महेंद्र की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, उन्हें भागने मत दो। धुएं के बीच दौड़ते हुए लड़की अचानक रुक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया। आरव ठिठक गया। वह शब्द उसके दिल में सीधे उतर गया। लड़की ने अपनी जेब से एक छोटी सी टूटी हुई लकड़ी की बांसुरी निकाली। क्या यह आपकी है? आरव की आंखें फैल गईं। वह बांसुरी उसने अन्या को उसके 7वें जन्मदिन पर दी थी। उस पर छोटे अक्षरों में खुदा था, ए हमेशा साथ। अब किसी शक की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी थी। आरव की आवाज भर्रा गई, तुम सच में मेरी अन्या हो? अन्या फूट फूट कर रो पड़ी और वर्षों बाद पहली बार अपने भाई से लिपट गई। आरोही की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन यह भावुक पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कबीर तेजी से उनके पास आया। सर, हमें अभी निकलना होगा। महेंद्र के लोग पीछे पहुंच चुके हैं। उसी समय जंगल के दूसरी ओर से गोलियों की नई बौछार शुरू हो गई।
और दूर पहाड़ी पर खड़ा महेंद्र दूरबीन से उन्हें देख रहा था। उसने धीमे से कहा, मिल तो गए तुम दोनों, लेकिन अब मैं तुम्हें साथ जीने नहीं दूंगा। खून का रिश्ता जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। धाय धाय धाय। आरव ने घायल कंधे को पकड़ लिया। खून उसकी शर्ट पर फैलने लगा था, लेकिन उसकी नजर अभी भी उस लड़की पर थी जिसकी कलाई पर बचपन वाला जला हुआ निशान था। आरोही तुरंत उसके पास पहुंची। आरव, आपको इलाज की जरूरत है, आरव ने दर्द छिपाते हुए कहा। पहले अन्या को यहाँ से निकालना होगा। महेंद्र राठौड़ ने अपने आदमियों को इशारा किया। दर्जनों हथियार उनकी ओर तान दिए गए। हथियार नीचे रख दो, आरव। यह जंगल मेरा है। कबीर ने आखिरी मैगजीन चेक की। उसके पास बहुत कम गोलियां बची थीं। उसी समय पहली लड़की अचानक आरव की ओर भागी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन जब आपने मुझे अन्या कहा तो ऐसा लगा जैसे कोई खोई हुई याद वापस लौट आई हो। आरव ने उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो उसे बचपन की अन्या में दिखाई देती थी। लेकिन तभी दूसरी लड़की चीख उठी, झूठ मत बोलो, तुम लोग मुझे यहां छोड़कर नहीं जा सकते। आरोही चौंक गई। उसे महसूस हुआ कि दूसरी लड़की जरूरत से ज्यादा अभिनय कर रही है। महेंद्र मुस्कुराया। देखा आरव, भावनाएं इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती हैं। अचानक जंगल के ऊपर एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। महेंद्र के आदमी कुछ पल के लिए विचलित हो गए। कबीर ने मौका देखकर धुआं फैलाने वाला स्मोक कैनिस्टर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं से भर गया। सब नीचे झुको, कबीर चिल्लाया। आरव ने पहली लड़की का हाथ पकड़ा और आरोही के साथ मंदिर के पीछे बने पुराने रास्ते की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से महेंद्र की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, उन्हें भागने मत दो। धुएं के बीच दौड़ते हुए लड़की अचानक रुक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया। आरव ठिठक गया। वह शब्द उसके दिल में सीधे उतर गया। लड़की ने अपनी जेब से एक छोटी सी टूटी हुई लकड़ी की बांसुरी निकाली। क्या यह आपकी है? आरव की आंखें फैल गईं। वह बांसुरी उसने अन्या को उसके 7वें जन्मदिन पर दी थी। उस पर छोटे अक्षरों में खुदा था, ए हमेशा साथ। अब किसी शक की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी थी। आरव की आवाज भर्रा गई। तुम सच में मेरी अन्या हो? अन्या में दिखाई देती थी पुनर्मिलन की कीमत। घना जंगल, बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आरव और अन्या एक दूसरे के सामने खड़े थे। 10 साल की दूरी कुछ ही पलों में आंसुओं के साथ पिघलती हुई महसूस हो रही थी। अन्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भैया, मुझे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन आपका चेहरा देखते ही ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बरसों से जानती हूं। आरव ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हें कुछ भी याद न हो अन्या, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। आरोही यह दृश्य देखकर भावुक हो गई। उसने पहली बार आरव के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखी। लेकिन अगले ही पल धाय, एक गोली पास के पेड़ से टकराई। महेंद्र के आदमी जंगल में तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। कबीर ने तुरंत आवाज लगाई, सर, पूर्वी रास्ते से निकलना होगा। 5 मिनट में वे हमें घेर लेंगे। आरव ने अन्या का हाथ पकड़ लिया। चलो। चारों घने जंगल के बीच दौड़ने लगे। रास्ता उबड़ खाबड़ था। जगह जगह बड़े पत्थर और गहरी खाइयां थीं। भागते भागते अन्या अचानक रुक गई। उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास गई और तने को छू लिया। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें चमकने लगीं।
एक छोटा सा लड़का, झूला, हंसी और वही आवाज, अन्या जल्दी आओ। अन्या ने अपना सिर पकड़ लिया। भैया, मुझे याद आ रहा है, हम यहां पहले भी आए थे। आरव हैरान रह गया। हाँ, बचपन में पापा हमें हर साल इसी जंगल में पिकनिक के लिए लाते थे। अन्या की सांसें तेज हो गईं। यहीं कहीं एक छोटा सा लकड़ी का घर था। इतने में महेंद्र की आवाज जंगल में गूंज उठी। बहुत भाग लिए तुम लोग। दूर पहाड़ी पर महेंद्र अपने हथियारबंद आदमियों के साथ खड़ा था। उसने हाथ उठाया। उन्हें जिंदा पकड़ो। दर्जनों लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। कबीर ने सामने इशारा किया। सर, उधर एक पुराना लकड़ी का केबिन दिखाई दे रहा है। चारों तेजी से उस केबिन की ओर भागे। दरवाजा अंदर से बंद था। आरव ने कंधे से जोरदार धक्का मारा। धड़ाम! दरवाजा खुल गया। अंदर धूल जमी हुई थी। दीवार पर एक पुराना पारिवारिक फोटो टंगा था। आरोही ने टॉर्च की रोशनी फोटो पर डाली। फोटो देखकर सबकी सांसें थम गईं। उसमें आरव, अन्या, उनके माता पिता और उनके पीछे खड़ा था महेंद्र राठौड़। आरव ने हैरानी से कहा, यह हमारे परिवार के साथ कैसे हो सकता है? उसी समय फोटो के पीछे से एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि महेंद्र सिर्फ दुश्मन नहीं, कभी हमारे परिवार का सबसे भरोसेमंद दोस्त था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर महेंद्र के कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी और अंदर 10 साल पुराना एक ऐसा सच खुलने वाला था जो आरव की पूरी दुनिया बदल सकता था। दोस्त या दुश्मन? लकड़ी के पुराने केबिन में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। महेंद्र के आदमियों की आवाजें अब और पास सुनाई देने लगी थीं। आरव ने जमीन पर गिरी डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर उसके पिता की लिखावट थी। वह पढ़ने लगा। अगर आरव तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं रहा। महेंद्र राठौड़ कभी मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त था। हमने मिलकर आरएस ग्रुप की नींव रखी थी, लेकिन दौलत और ताकत ने उसे बदल दिया। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने अगला पन्ना पलटा। महेंद्र हमारी कंपनी का आधा हिस्सा चाहता था। मैंने मना कर दिया। उसी दिन उसने कहा था, अगर कंपनी मेरी नहीं हुई तो तुम्हारा परिवार भी तुम्हारा नहीं रहेगा। मुझे तब भी अंदाजा नहीं था कि वह इतना नीचे गिर जाएगा। कमरे में खामोशी छा गई। आरोही ने धीमे स्वर में पूछा, तो यह सब सिर्फ बदले के लिए था? आरव ने सिर झुका लिया। नहीं, यह सिर्फ बदला नहीं था, यह लालच था। उसी समय अन्या ने कमरे के कोने में रखी एक छोटी लकड़ी की अलमारी की ओर इशारा किया। भैया, मुझे लगता है मैंने यह अलमारी पहले भी देखी है। आरव ने अलमारी खोली। अंदर एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स रखा था। जैसे ही उसने उसे घुमाया, धीमी सी धुन बजने लगी। वही धुन जो उनकी मां हर रात अन्या को सुलाने से पहले गुनगुनाती थीं। धुन सुनते ही अन्या की आंखों के सामने बचपन की यादें बिजली की तरह चमकने लगीं। भैया, वह रोते हुए आरव के गले लग गई। मुझे सब याद आ गया। मुझे याद है, उस रात महेंद्र अंकल मुझे अपने साथ ले गए थे। आरव स्तब्ध रह गया। क्या? अन्या ने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने कहा था कि पापा ने मुझे भेजा है।
लेकिन उसके बाद मुझे एक बड़े घर में बंद कर दिया गया। फिर मेरा नाम बदलकर अन्वी रख दिया गया। इतने में धड़ाम, केबिन का मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके से टूट गया। महेंद्र राठौड़ अंदर आया। उसके पीछे दर्जनों हथियारबंद लोग खड़े थे। महेंद्र ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत अच्छा, आखिरकार तुम्हें सच पता चल ही गया। उसने आरव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी भी बाकी है। महेंद्र ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और हवा में उछाल दी। तस्वीर जमीन पर आकर गिरी। आरव ने उसे उठाया। तस्वीर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में महेंद्र के साथ खड़ा एक व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि आरव का अपना चाचा देवेंद्र सिंह था। आरव की आवाज कांप गई। चाचा? महेंद्र मुस्कुराया। हाँ आरव, तुम्हारे परिवार को सबसे बड़ा धोखा बाहर वाले ने नहीं, तुम्हारे अपने खून ने दिया था। अगले भाग में आरव का सामना अपने चाचा देवेंद्र सिंह से होगा और परिवार के विश्वासघात का ऐसा सच सामने आएगा जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। अपने ही खून का विश्वासघात। केबिन के अंदर सन्नाटा छा गया। आरव के हाथों में पकड़ी पुरानी तस्वीर कांप रही थी। उसकी नजर बार बार उस चेहरे पर जा रही थी। देवेंद्र सिंह, उसका अपना चाचा, जिसने बचपन में उसे गोद में खिलाया था, जिसने उसके माता पिता के निधन के बाद हमेशा उसका साथ देने का दावा किया था। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, महेंद्र, यह झूठ है ना? महेंद्र हल्का सा मुस्कुराया। काश यह झूठ होता। उसने अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। फिर धीरे धीरे आरव के सामने आकर बोला, जिस दिन अन्या का अपहरण हुआ था, उस दिन मेले की पूरी सुरक्षा व्यवस्था किसने बदलवाई थी, जानते हो? आरव चुप रहा। महेंद्र ने जवाब दिया, तुम्हारे चाचा देवेंद्र सिंह ने। अन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। महेंद्र ने जेब से एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर निकाला। उसने प्ले बटन दबाया। कमरे में एक आवाज गूंजी, महेंद्र, बच्ची तुम्हारे हवाले है। बस ध्यान रखना, आरव को कभी सच्चाई का पता न चले। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आवाज देवेंद्र सिंह की थी। आरोही ने आरव का कंधा पकड़ लिया। आरव, खुद को संभालिए। आरव की आंखें लाल हो चुकी थीं। अगर यह सच है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? महेंद्र ने ठंडी हंसी हंसी। क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सिंह साम्राज्य। तभी केबिन के बाहर एक कार आकर रुकी। सबकी नजर खिड़की की ओर गई। दरवाजा खुला। धीरे धीरे एक लगभग 60 वर्षीय व्यक्ति अंदर आया। सफेद बाल, काला सूट, हाथ में छड़ी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। आरव की आंखें फैल गईं। चाचा? देवेंद्र सिंह ने बिना किसी घबराहट के आरव की ओर देखा। कैसे हो बेटा? आरव गुस्से से कांप उठा। मुझे बेटा मत कहिए। एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपने सचमुच अन्या को मुझसे छीन लिया था? देवेंद्र कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, हाँ। यह एक शब्द सुनते ही अन्या फूट फूट कर रो पड़ी। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई हो। लेकिन देवेंद्र ने अगला वाक्य कहा, मैंने जो किया उसके पीछे एक ऐसी वजह थी
जो तुम आज तक नहीं जानते। पूरा कमरा एक बार फिर खामोश हो गया। क्या देवेंद्र सच बोल रहा था या यह एक नया धोखा था? अधूरा सच। पुराने केबिन के भीतर हर कोई स्तब्ध खड़ा था। देवेंद्र सिंह के एक शब्द हाँ ने आरव और अन्या की पूरी दुनिया हिला दी थी। आरव की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ दिखाई दे रहा था। उसने भारी आवाज में पूछा, अगर आपने यह सब किया तो आज तक मेरे सामने झूठ क्यों बोलते रहे? देवेंद्र ने गहरी सांस ली। क्योंकि अगर उस दिन मैं सच बोल देता तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचते। महेंद्र जोर से हंस पड़ा। देवेंद्र, अब भी खुद को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो? देवेंद्र ने उसकी ओर देखा। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज मैं सब सच बताऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। देवेंद्र ने कहना शुरू किया, 10 साल पहले तुम्हारे पिता ने एक ऐसी फाइल तैयार की थी जिसमें महेंद्र के कई गैरकानूनी कारोबार के सबूत थे। उन्हें पता चल गया था कि महेंद्र सिर्फ कंपनी पर कब्जा नहीं करना चाहता था, बल्कि उन लोगों को भी खत्म करना चाहता था जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते थे। आरव ने पूछा, तो अन्या को क्यों ले जाया गया? देवेंद्र की आंखें नम हो गईं। क्योंकि महेंद्र ने धमकी दी थी, अगर फाइल उसे नहीं मिली तो वह पूरे परिवार को मार देगा। मैंने सोचा, अगर अन्या को कुछ समय के लिए उससे दूर छिपा दिया जाए तो शायद उसकी जान बच जाएगी। अन्या ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन आपने मुझे कभी वापस क्यों नहीं लाया? देवेंद्र ने सिर झुका लिया। क्योंकि हालात मेरे हाथ से निकल गए। महेंद्र ने मुझे भी धोखा दिया। उसने तुम्हारी पहचान बदल दी और मुझे भी तुमसे मिलने नहीं दिया। महेंद्र मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगा। बहुत भावुक कहानी है, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो देवेंद्र। उसने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला। असली खेल अभी शुरू हुआ है। बीप। रिमोट का बटन दबते ही पूरे केबिन में तेज अलार्म बजने लगा। वो 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 कबीर ने घबराकर चारों ओर देखा। सर, यहां टाइम बम लगा हुआ है। दीवार पर लगी डिजिटल स्क्रीन जल उठी। उस पर लिखा था 9:59। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। आरोही ने घबराकर कहा, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन देवेंद्र ने तेज आवाज में कहा, नहीं, अगर यह फाइल यहीं रह गई तो महेंद्र फिर बच जाएगा। आरव ने एक पल के लिए अन्या की ओर देखा, दूसरे पल फाइल की ओर। उसे पहली बार ऐसा फैसला लेना था जहां एक तरफ परिवार था और दूसरी तरफ न्याय। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। महेंद्र के आदमी केबिन को चारों ओर से घेर चुके थे और अंदर घड़ी की हर टिक टिक मौत को और करीब ला रही थी। 9:12, 9:11, 9:10। अगले भाग में आरव को कुछ ही मिनटों में ऐसा निर्णय लेना होगा जो उसकी जिंदगी, उसके परिवार और महेंद्र राठौड़ के साम्राज्य तीनों का भविष्य बदल सकता है।